वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तुम्हारी हिस्ट्री के सबसे पहले चैप्टर को, और इस चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अच्छे से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, हर एक पॉइंट को नोट डाउन करते जाओ और वीडियो को पूरे एंड तक अच्छे से देखना। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करके कमेंट करना मत भूलना। और बाकी इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। चलो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर कुछ ऐसे स्टार्ट होता है। 1848 में एक इंसान था जिसका नाम था फ्रेडरिक सोरियो। वो अपनी इमेजिनेशन से 4 पिक्चर्स बनाता है, जिसमें से एक पिक्चर जो है ना तुम्हारी हिस्ट्री बुक के सबसे पहले पेज में गिवन है, और इस पिक्चर का नाम है द पैक्ट बिटवीन नेशन। अब ये पिक्चर क्या दिखा रही है उसके बारे में बात करते हैं। ये पिक्चर एक ऐसी सोसाइटी को दिखा रही है जिस सोसाइटी में राजा महाराजाओं का रूल खत्म हो चुका है और वहाँ के लोग फ्री होते जा रहे हैं और उनके अंदर देशभक्ति की भावना जागते जा रही है। मतलब धीरे धीरे वो डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अगर तुम इस पिक्चर को ध्यान से देखते हो, तुम्हें सबसे आगे में यहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाई देगा, जिसके एक हाथ में बुक ऑफ ह्यूमन राइट्स और दूसरे हाथ में एक टॉर्च है। और ये जो स्टैचू है ना, ये डेमोक्रेटिक और फ्री सोसाइटी को दिखाता है। स्टैचू के बगल में राजा महाराजाओं के टूटे हुए मुकुट और बहुत सारे मोनार्की के कचड़े फैले हुए। ये दर्शा रहा है कि लोग कैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पार करके एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कदम रख रहे हैं और मोनार्की को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। और सभी लोग अपने अपने देश के झंडा लेकर स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पार कर रहे हैं। और इनके जो गॉड्स हैं वो ऊपर से इनको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। और तुम आसमान में बीचों बीच जीसस क्राइस्ट को भी देख सकते हो। ये जो पेंटिंग है ना, ये यूटोपियन सोसाइटी को दिखा रहा है। मतलब कि ऐसी सोसाइटी जिसकी उस वक्त पे सिर्फ कल्पना की जा सकती है। मतलब उस वक्त सचमुच ऐसा नहीं हो गया था। आई होप सो तुम्हें ये पेंटिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम अगले पेज को देखते हैं। अब देखो हमारा अगला टॉपिक है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। तो देखो 1789 से पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, इसलिए उस टाइम पे मोनार्की का राज था। मतलब कि कॉमन लोगों के पास कोई अधिकार नहीं था, उन्हें राजा महाराजाओं के सामने झुक कर रहना पड़ता था। और ऑब्वियसली वो अपने राजा महाराजाओं को चुन तो नहीं पाएंगे, डेमोक्रेसी तो नहीं चल रहा है। जो राजा का बेटा होता था वही राजा बनता था। लेकिन 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है। फ्रांस के अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आते हैं। चलो कुछ चेंजेस को देख लेते हैं जो तुम्हारे एग्जाम्स में कई बार पूछे भी जाते हैं। मैं यहाँ पे तुम्हें 6 चेंजेस बताऊंगा, किन्हीं 5 को अच्छे से याद कर लेना। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आ सकता है। पहला चेंज ये था कि पहले जो पावर मोनार्की के पास थी अब वो कॉमन लोगों के पास आ चुकी थी। दूसरा चेंज ये था कि लोगों ने पुराने फ्लैग को हटाकर एक नया ट्राई कलर फ्लैग को ऑप्ट कर लिया, मतलब उसे देश का फ्लैग बना लिया। तीसरा चेंज ये था कि फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। चौथा चेंज ये था कि फ्रेंच के लोगों ने नया नेशनल एंथम बनाया और उस पे ओथ भी लिया। पांचवा चेंज ये था कि अब फ्रेंच लोगों को वोटिंग राइट्स मिल गई थी, इसलिए उन्होंने वोटिंग के थ्रू एक स्टेट जनरल को चूज किया। हालांकि बाद में चल के स्टेट जनरल का नाम चेंज करके नेशनल असेंबली रख दिया गया। और छठा और आखिरी चेंज ये था कि इंटरनेशनल कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया। मतलब देश में सामान लाने और ले जाने का जो हाई टैक्स था उसे हटा दिया गया। अब देखो 1789 में जैसे ही फ्रेंच के लोग आजाद होते हैं उनको चुल मच जाती है। वो सोचते हैं हमारे अंदर जो देशभक्ति की भावना है हम उन्हें बस अपने तक क्यों सीमित रखें, हम उसे पूरे यूरोप में फैलाएंगे। इसलिए वो पूरे यूरोप में ढिंडोरा पीटने लगते हैं कि जैसे हमने मोनार्की को खत्म किया है तुम लोग भी कर सकते हो। फ्रेंच के जो सोल्जर्स थे वो ये ढिंडोरा पीटते रहते थे कि अगर फ्रेंच एक डेमोक्रेटिक नेशन बन सकता है तो दूसरे यूरोपियन कंट्री क्यों नहीं बन सकते। इसके कारण यूरोप में काफी कुछ होने लगता है। लेकिन फिर 1799 में एक मेजर इंसान की एंट्री होती है जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। और फिर वो एकदम से आके डेमोक्रेसी को उखाड़ करके फेंक देता है और फिर वो फ्रांस का एक बहुत ही पावरफुल लीडर बन जाता है। और फिर वो एक कोड भी लेकर आया था जिसे वो पूरे फ्रांस में इम्प्लीमेंट करता है। अब ये जो कोड है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी अच्छे से लर्न कर लो, तुम्हारे एग्जाम्स में यहाँ से भी आते हैं। बेसिकली इन कोड्स के अंदर कुछ रूल्स है, उन सब चीजों को याद करना है। पहला, ही एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ। मतलब पहले के टाइम में क्या था ना, लोग अलग अलग स्तर में डिवाइडेड थे। चर्च और नोबल्स थे जिन्हें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलता था, जो अपने आप को सुपीरियर मानते थे, और वहीं दूसरे साइड में कुछ गरीब लोग थे जिन्हें कोई वैल्यू नहीं मिलता था। लेकिन नेपोलियन के आते ही सबको इक्वल करार दे दिया गया। दूसरा कोड था सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी। मतलब अगर किसी के पास पैसे है तो वो जमीन खरीद सकता है, बहुत ही सिंपल बात है। तीसरा था अबॉलिश फेडरल सिस्टम। मतलब पहले के टाइम में क्या होता था ना, जो बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे वो किसानों से फ्री में काम करवाते थे और बाद में उन्हें पैसा भी नहीं देते थे, उन्हें कोई भी प्रॉफिट नहीं होने देते थे। तो उनका जो सारा उगाया हुआ क्रॉप होता था ना वो उसे खुद रख लेते थे और खुद प्रॉफिट कमाते थे। तो नेपोलियन के आते ही इस रूल को खत्म कर दिया गया, फेडरल सिस्टम को खत्म कर दिया गया। चौथा कोड था ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया। पांचवा कोड था जो वेट और मेजरमेंट था ना उसे स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया गया, क्योंकि उस टाइम पे फ्रांस पे बहुत सारी अलग अलग चीजें यूज किए जाते थे वेट मेजर करने के लिए। लेकिन जैसे नेपोलियन आता है ना वो उसे स्टैंडर्डाइज कर दिया जाता है। जैसे अगर सेंटीमीटर में नापना है तो सेंटीमीटर में ही नापेगा। और इस कोड में जो छठा पॉइंट है वो ये है कि गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। मतलब कि अब जो ट्रेडर्स है ना वो फ्रीली एक दूसरे से ट्रेड कर पाएंगे। पहले फ्रेंच में क्या था, जो ट्रेडर्स थे ना वो एक दूसरे के साथ फ्रीली ट्रेड नहीं कर पाते थे। कुछ ट्रेडर्स थे जो आपस में बना लिए थे कि हम ही बस तुमसे ट्रेड करेंगे, तुम हमसे ट्रेड करोगे। लेकिन जैसे गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को हटाया गया अब कोई भी ट्रेडर किसी भी ट्रेडर के साथ ट्रेड कर सकता था। लेकिन अब तुम्हारे मन में एक थॉट आया होगा कि जो नेपोलियन है वो अच्छा आदमी है या फिर बुरा आदमी है, क्योंकि वो आते ही फ्रांस से डेमोक्रेसी को उखाड़ फेंकता है। लेकिन फिर वो सिविल कोड ऑफ 1804 को लाता है जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे लॉज होते हैं, जो कि अभी मैंने तुम्हें जस्ट बताया, राइट टू प्रॉपर्टी, इक्वालिटी बिफोर लॉ वगैरह वगैरह। तो हाँ, जैसे तुम्हारे मन में डाउट्स आ रहे हैं ना, यूरोप के दूसरे एरियाज में भी लोगों के मन में सेम डाउट था। वो तो नेपोलियन और उसके आर्मी का स्वागत तक करने लगे थे।
वो तो ये सोचने लगे थे कि नेपोलियन आएगा, हमारे राजा महाराजाओं को मारेगा और अपना कोड यहाँ पर भी लगा देगा और फिर हम लोग चैन से शांति से रहेंगे। बेसिकली यूरोप के दूसरे पार्ट्स में भी लोग नेपोलियन का अच्छा इमेज बनाकर बैठे थे, लेकिन ये जो नेपोलियन बोनापार्ट का जो अच्छा वाला चेहरा था ये ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। और ऐसा क्यों, चलो पॉइंट्स में जानते हैं। तो पहला जो कि ऑब्वियस है, नेपोलियन ने किसी को भी पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दिया था। अब ऑब्वियसली नेपोलियन वोटिंग राइट थोड़ी दे देगा कि तुम बाद में चल के मुझे ही चेंज कर दो। दूसरा, जो नेपोलियन था ना, उसने टैक्सेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, मतलब देश के अंदर टैक्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। हालांकि आई डोंट थिंक इंडियन गवर्नमेंट जितना टैक्स लेती है उससे ज्यादा बढ़ाया होगा। तीसरी गलती जो उसने की थी, उसने पूरे कंट्री में सेंसरशिप लगा दिया था, मतलब बिना नेपोलियन के जाने तुम कोई भी चीज छाप नहीं सकते हो और न ही टीवी में कुछ भी दिखा सकते हो, इवन कि तुम कोई मूवी वगैरह भी रिलीज नहीं कर सकते हो बिना नेपोलियन से पूछे। और चौथा कारण था कि नेपोलियन जबरदस्ती लोगों को अपनी आर्मी में भर्ती कर रहा था, और वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे पूरे यूरोप में कब्जा करना था। और यही कारण है जिसकी वजह से नेपोलियन का बुरा चेहरा भी लोगों के सामने आ गया और धीरे धीरे लोग नेपोलियन को भी हेट करने लगे। हमारा अगला टॉपिक है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में 18th सेंचुरी में जो ऑटोक्रेसी और मोनार्की थी वो कैसे खत्म हुआ, यूरोप के सारे रीजन्स एक नेशन स्टेट बन गए। तो एक नेशन स्टेट क्या होता है, तो कोई भी एक ऐसा रीजन या कंट्री जहाँ के लोगों में देशभक्ति की भावना हो और वो कॉमन आइडेंटिटी शेयर करते हो, यानी कि उनका कल्चर और लैंग्वेज सेम हो। एग्जाम्पल, जैसे आज के टाइम पे इंडिया है तो हम एक नेशन स्टेट, हम एक कॉमन आइडेंटिटी शेयर करते हैं और हमारा कल्चर भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। अभी तुम अपने स्क्रीन पे यूरोप का 18th सेंचुरी का मैप देख सकते हो। जैसा कि तुम इसमें देख सकते हो, ये मैप आज के जैसा नहीं दिखता है, मतलब इसमें वो सारी कंट्रीज नहीं है जो आज यूरोप में एग्जिस्ट करती है। इसमें तुम रशियन एम्पायर, ऑस्ट्रियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर को देख सकते हो। आज के टाइम पे ये सारी एम्पायर्स एग्जिस्ट नहीं करती है। तो उस समय पे सोसाइटी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड थी, एक होते थे एरिस्टोक्रेट्स और एक होते थे पीजेंट। तो एरिस्टोक्रेट्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल और रिच लोग हुआ करते थे, वो लोग पॉलिटिकली पावरफुल हुआ करते थे, वो लोग बड़े बड़े रियल स्टेट्स उन किया करते थे सिटी एरियाज में, और ये सारे लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, और ये लोग रिलेशनशिप्स भी और मैरिजेस भी आपस में ही किया करते थे अपने सेम क्लास के लोगों के साथ। वहीं दूसरी ओर पीजेंट्स मेजोरिटी में थे, पर वो लोग बहुत ही पुअर थे और उनके पास पावर भी नहीं था और ना ही वो लैंड ओन करते थे। सोसाइटी जब इन दो कैटेगरीज में बटी हुई थी तभी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया और इसी बीच राइज हुआ मिडिल क्लास लोगों का। तो मिडिल क्लास लोग ऐसे लोग थे जो ना तो ज्यादा अमीर थे ना ज्यादा गरीब। ये लोग प्रोफेशनल्स हुआ करते थे, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट, लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर। ये लोग मिडिल क्लास कैटेगरी में आते थे। क्योंकि मिडिल क्लास लोग बहुत ही पढ़े लिखे और होशियार हुआ करते थे, वो लोग ऑटोक्रेसी और मोनार्की से बहुत ही परेशान थे और वो लोग भी अपना एक नेशन स्टेट बनाना चाहते। और उनके कुछ डिमांड्स थी, जैसे नेशन यूनिटी और लिबरल नेशनलिज्म। सारे देशवासियों के बीच में जो आपस में एकता होती है उसे हम नेशन यूनिटी कहते हैं। और ये नेशन यूनिटी कहाँ से आती है, जब हम कॉमन कल्चर, रिलीजन ये सब आपस में शेयर करते हैं। और लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है ये हम जानेंगे आगे के टॉपिक। तो लिबरल नेशनलिज्म को हम तीन बेसिस पे समझेंगे, पहला पॉलिटिकल, दूसरा सोशल और तीसरा इकोनॉमिकल। पहले हम ये जानेंगे कि पॉलिटिकली लिबरल नेशनलिज्म का क्या मतलब होता है। तो तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डज लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। अगर ये 5 मार्क्स में आता है तो तुम्हें तीनों फैक्टर्स को एक एक करके पूरा लिखना होगा। और वहीं अगर सिंगल मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन आता है तो तीनों फैक्टर में से किसी भी एक फैक्टर को तुमसे पूछा जा सकता है। पहले हम शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स। तो पॉलिटिकली लिबरल नेशनलिज्म का ये मतलब था कि ऑटोक्रेसी का एंड हो, यानी कि राजा महाराजाओं के रूल का एंड हो। दूसरा मतलब यह था गवर्नमेंट विद पीपल्स एग्रीमेंट, यानी कि लोग अपने गवर्नमेंट को खुद चूज करें, यानी कि डेमोक्रेसी हो और लोग अपने लीडर को खुद इलेक्ट कर पाए। तीसरा पॉइंट है फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि देश के हर व्यक्ति के पास फ्रीडम हो अपने लाइफ को जीने, मतलब उसके ऊपर कोई कंट्रोल ना कर सके, हर व्यक्ति फ्री हो। चौथा पॉइंट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि लॉ के सामने, यानी कि कानून की नजरों में हर एक व्यक्ति को इक्वली ट्रीट किया जाए, किसी के स्टेटस के बेसिस पे उसे प्रिविलेजेस ना मिले लॉ के सामने। पांचवा पॉइंट है एंड ऑफ क्लर्जिकल प्रिविलेजेस। और सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट है अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यानी कि मिडिल क्लास लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहते हैं ताकि कंट्री के सारे रूल्स और रेगुलेशन एक बुक में लिखे हों और उसे प्रॉपरली फॉलो किया जाए। अब हम जानेंगे कि सोशली लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या होता था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऑटोक्रेटिक रूल था, लोगों के पास वोटिंग राइट्स नहीं थे, लोग प्रोटेस्ट वगैरह भी नहीं कर सकते थे। तो सोशली लोग राइट टू वोट और इक्वल पॉलिटिकल राइट डिमांड कर रहे थे। तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि ट्रेडर्स को बहुत ही हाई टैक्स देना पड़ता। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिकली लिबरल नेशनलिज्म का मतलब ये हुआ कि फ्रीडम ऑफ मार्केट हो, यानी कि कोई भी किसी के साथ भी ट्रेड कर सके, और टैक्स कम हो, यानी कि लोगों को बहुत ज्यादा हाई टैक्स ना पे करना पड़े ताकि मर्चेंट्स को कुछ प्रॉफिट भी हो। उस टाइम फ्रांस में मल्टीपल करेंसीज और मल्टीपल वेट एंड मेजर्स थे, यानी कि तुम फ्रांस के एक रीजन से दूसरे रीजन में मूव करोगे तो तुम्हारे मेजर करने का तरीका भी बदल जाएगा और यूनिट्स भी बदल जाएंगे, और साथ ही साथ करेंसी भी बदल जाता था, जिसके कारण ट्रेड करने में बहुत ही दिक्कत आता था। और वहीं दूसरी ओर फ्रांस में मल्टीपल कस्टम बैरियर्स भी थे। कस्टम बैरियर्स यानी कि किसी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने पे
5% टैक्स देना पड़ता है। यानी कि अगर तुम फ्रांस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करते हो तो तुम्हें मल्टीपल कस्टम बैरियर्स मिलेंगे और तुम्हें हर जगह 5-5% टैक्स देना पड़ेगा, जिसके कारण टैक्स का अमाउंट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और मर्चेंट्स ट्रेड नहीं कर पाते। इसी को ध्यान में रखते हुए 1834 में कस्टम यूनियन फॉर्म किया गया जिसका नाम ज़ोल्वरिन रखा गया। इस कस्टम यूनियन को पहले प्रूसिया के द्वारा बनाया गया था और आगे चल के बहुत से जर्मन स्टेट्स भी इसे ज्वाइन करते गए। तो ये जो यूनियन था ये कस्टम यूनियन को एबॉलिश कर दिया, यानी कि जो मल्टीपल जगह पे टैक्स देना पड़ता था अब लोगों को नहीं देना पड़ता। पहले जर्मनी में 30 करेंसीज थी, उसे घटा करके सिर्फ 2 करेंसी पे ला दिया गया ताकि ट्रेडिंग आसान हो जाए। और रेलवे नेटवर्क्स और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव किया गया ताकि गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने में इजी हो और ट्रेडिंग आसान हो। अभी तक तो यूरोप में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तुम्हें याद होगा हमने नेपोलियन के बारे में पढ़ा। नेपोलियन का रूल भी सही चल रहा था, लेकिन तभी नेपोलियन और कुछ यूरोपियन एम्पायर्स के बीच में लड़ाई हो जाता है और इस लड़ाई का नाम था द बैटल ऑफ वाटरलू और इस बैटल को नेपोलियन हार जाता है। तो बैटल ऑफ वाटरलू में पार्टिसिपेट करने वाली जो कंट्रीज थी ब्रिटेन, प्रूसिया, रशिया और ऑस्ट्रिया, ये चारों कंजर्वेटिव कंट्रीज थी, यानी कि ये लोग नहीं चाहते थे कि यूरोप में कभी भी डेमोक्रेसी आए। और नेपोलियन के हारते ही ये लोग नेपोलियन के बनाए हुए सारे कोड्स और कानून जो भी थे इन सबको ये लोग हटा दिए, यानी कि मोनार्की को रिस्टोर कर दिए। चर्च का जो पावर था वो वापस आ गया, जो सोशल हायरार्की था यानी कि सोसाइटीज के बीच में जो डिवीजन था और जो स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते थे सोसाइटी के कुछ लोगों को, उसे भी वापस ले आया गया और सेंसरशिप को भी वापस ले आया गया। ये सब होने के बाद फ्रांस में जो बर्बन डायनेस्टी थी वो भी वापस से रिस्टोर हो गई और 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना साइन किया गया इन चारों कंट्रीज के बीच, जो कि थी ऑस्ट्रिया, प्रूसिया, रशिया और ब्रिटेन। जिसके बाद फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी रिस्टोर हो गया। फ्रांस की बाउंड्रीज पे कुछ स्टेट सेटअप किए गए ताकि फ्रांस का और एक्सपेंशन ना हो पाए और फ्रांस के जो कुछ इंपॉर्टेंट वेस्टर्न रीजन थे उसे प्रूसिया को दे दिए गए। ऑस्ट्रिया ने नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल ले लिया और रशिया ने पोलैंड को कॉन्कर कर लिया। पर ट्रीटी ऑफ वियना में जो कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स थे, मतलब 39 स्टेट्स का जो ग्रुप था जो नेपोलियन ने बनाया था, उसे हाथ नहीं लगाया गया और उसे वैसे ही रहने दिया गया। चूंकि अब ऑटोक्रेसी और मोनार्की वापस आ चुका था तो जो लिबरल नेशनलिस्ट लोग थे यानी कि जो मिडिल क्लास लोग थे वो अब खुश नहीं थे और मोनार्की के वापस आने के बाद ये सारे लोग अंडरग्राउंड हो गए, यानी कि छुप गए। मोनार्की के वापस आने के बाद ये लोग ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि मोनार्की का रूल था। इन लोगों ने चोरी छुपे ही कुछ सीक्रेट ग्रुप्स फॉर्म किए ताकि ये प्रोटेस्ट कर पाए और आजादी की लड़ाई लड़ पाए। इन्हीं लिबरल नेशनलिस्ट और रिवॉल्यूशनरीज में से एक आदमी था जिसका नाम था गुसिपी मजीनी। इनका जन्म 1807 में जियोना में हुआ था और एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे और एक सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी का हिस्सा भी थे और इन्होंने खुद भी 2 सीक्रेट सोसाइटीज को बनाया जिनका नाम था यंग इटली और एक था यंग यूरोप और ये इटली का यूनिफिकेशन करवाना चाहते थे। तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आई होप तुम्हें ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और तुम सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझे होगे और इसे एग्जाम में लिख पाओगे। अब हमारा अगला टॉपिक है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। तो देखो 1830 से 1848 के बीच में यूरोप के बहुत सारे पार्ट में बहुत सारे रिवॉल्यूशन होते हैं जिनमें 2 बहुत ही फेमस रिवॉल्यूशन है। पहला है जुलाई रिवॉल्यूशन, दूसरा है ग्रीक रिवॉल्यूशन। हमें इन दोनों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जुलाई रिवॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। जो जुलाई रिवॉल्यूशन था वो 2 जगहों पे होता है। पहला होता है फ्रांस, दूसरा होता है बेल्जियम। तो देखो क्या होता है, 1815 में लिबरल रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा बर्बन किंग को हटा दिया जाता है। तुम्हें याद ही होगा कंजर्वेटिव लोगों ने इस चीज को सेटअप करा था। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सेट किया जाता है, मतलब देश में तो मोनार्की ही रहेगा, राजा ही राज करेगा, लेकिन जो नियम कानून है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होंगे। अब तुम सबके मन में सवाल होगा कि मोनार्की अगर तब भी था तो उस टाइम पे राजा किसे बनाया जाता है? तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है लुइस फिलिप्स को। जैसे ही बोर्बन किंग को हटाया जाता है लुइस फिलिप को वहां का राजा बना दिया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि बेल्जियम में रिवॉल्यूशन क्यों होता है। तो देखो बात यह है कि बेल्जियम पहले यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का एक पार्ट था, मतलब बेल्जियम कोई सेपरेट कंट्री नहीं था। लेकिन बेल्जियम के जो लोग थे ना वो बहुत ही डिफरेंट कैटेगरी के थे। उनका मानना था कि वो अलग है, इसलिए उन्हें अलग नेशन चाहिए। इसलिए यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड में बहुत सारे रिवॉल्यूशंस होते हैं जिसके बाद बेल्जियम को सेपरेट कर दिया जाता है। तो आई होप सो तुम्हें जुलाई रिवॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ग्रीक रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं। तो देखो जो पहले ग्रीस था ना वो ऑटोमन एम्पायर का एक छोटा सा पार्ट था। लेकिन फिर क्या होता है, ग्रीस के जो लोग होते हैं ना वो फाइट करने लगते हैं, रिवॉल्यूशन लड़ने लगते हैं, कहते हैं कि हम तुम लोग से अलग है, हमें सेपरेट नेशन चाहिए। बिल्कुल बेल्जियम के जैसा, जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। 1821 से ही ग्रीस के जो लोग थे वो एफर्ट डालने लगते हैं अपने आप को सेपरेट कंट्री बनाने के लिए। लेकिन उस टाइम पे वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे कि वो अपने रूलर से लड़ पाए। लेकिन तभी जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी ना वो ग्रीस की मदद करते हैं और साथ ही में जो पोएट और राइटर्स थे, जो आर्टिस्ट थे, वो भी ग्रीस की मदद करते हैं। वो लोग अपने राइटिंग्स के थ्रू, पेंटिंग्स के थ्रू नेशनलिज्म की जो फीलिंग होती है उसे लोगों के अंदर जगाते हैं। इसलिए पूरे 11 साल लड़ने के बाद एक ट्रीटी साइन होता है जिस ट्रीटी का नाम था द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसमें ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन का करार दिया जाता है। मतलब कि फाइनली 11 साल लड़ने के बाद ग्रीस को सेपरेट कर दिया जाता है, बिल्कुल बेल्जियम की तरह। आई होप सो तुम्हें ग्रीक रिवॉल्यूशन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। इस टॉपिक का नाम है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग।
नहीं, यहाँ पे उस वाले रोमांस की बात नहीं की जाएगी जिस बारे में तुम सोच रहे हो। यहाँ पे लड़के लड़कियों वाली रोमांस नहीं होने वाली, यहाँ पे नेशन को लेकर रोमांस होने वाला है। जो नेशन को लेकर फीलिंग होती है ना, उसके बारे में तुम जानोगे। खैर चलो टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। अब देखो, लोगों के अंदर ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, ये सिर्फ वॉर की वजह से नहीं आई थी। इसका मेजर रीजन है उनका कल्चर। तो बहुत सारे राइटर्स, ऑथर्स और जो आर्टिस्ट थे ना, उन्होंने इस कल्चर का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जगाने के लिए। तो इसी चीज को हम रोमांटिसिज्म बोलते हैं। कोई भी कल्चरल मूवमेंट जो लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जगाए, उसे हम रोमांटिसिज्म बोलते हैं। तो इसी तरह से एक बहुत ही ज्यादा इनफेमस फिलोसफर थे जिनका नाम था जोहान गॉटफ्राइड। हाँ, इनका टाइटल ऐसे याद कर लेना, मैंने भी ऐसे ही याद किया था, गॉटफ्राइड। इनका ये मानना था कि अगर तुम्हें किसी भी देश के कल्चर के बारे में जानना है ना, तो उनके लोगों के साथ रह लो, उस देश के लोगों के साथ रह लो, तुम उनके कल्चर के बारे में जान जाओगे। तुम्हें बड़े बड़े महलों में रहने की कोई जरूरत नहीं है। और इन्होंने ये भी कहा कि जो कल्चर होती है ना, वही नेशन की आत्मा भी होती है, मतलब ट्रू स्पिरिट होती है। मतलब कल्चर से ही एक नेशन जो होता है ना, वो जिंदा रहता है। जैसे हमारे अंदर जो आत्मा है, उसी की वजह से तो हम जिंदा है। ये वाला पार्ट कट कर देना, फालतू था। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे जो लैंग्वेज होती है ना, वो लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को जगा सकती है। इसके लिए हमें एक कहानी को जानना पड़ेगा, और ये कहानी है पोलैंड की। तो देखो, 1830 से 1848 के बीच में पोलैंड में रशिया का राज था। मतलब पोलैंड का जो ज्यादातर हिस्सा था ना, वो रशिया के कब्जे में था। और तुम सबको तो पता ही होगा कि पोलैंड के अंदर लोग पोलिश भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ पे रशियन लोग कब्जा करते हैं, वो वहाँ पे पोलिश लैंग्वेज को हटा देते हैं और लोगों को फोर्स करने लगते हैं कि तुम लोग रशियन लैंग्वेज ही बोलोगे। मतलब कि पोलैंड में रशियन लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इसके कारण लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जाग जाती है और वो लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं। इसलिए 1831 में पोलैंड के काफी सारे लोग रशिया के अगेंस्ट रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तुम सबको तो पता ही है कि जो रशियन लोग होते हैं, वो वार और बेट दोनों में बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? आज भी वैसा ही है और तब भी वैसा ही था। तो इसलिए जो रशियंस होते हैं, वो रिवॉल्यूशनरीज को चुप करवा देते हैं, डरा धमका के, मार पीट के, तुम्हें पता ही है। और साथ ही साथ कुछ जो प्रीस्ट थे, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया और कुछ को तो साइबेरिया तक भेज दिया गया, ताकि वो ठंड में जाकर मर जाए। ये सारी पनिशमेंट्स उन्होंने इसलिए दी ताकि आगे से पोलैंड में कोई भी उनके अगेंस्ट आवाज ना उठा सके। तो इस इवेंट से हमें ये पता चलता है कि जो लैंग्वेज होती है ना, वो भी लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को जगा सकती है। हमारा अगला टॉपिक है हंगर, हार्डशिप्स एंड पॉपुलर रिवोल्ट। तो 1830 में क्या हुआ ना, पूरे यूरोप में इकोनॉमिक हार्डशिप चल रहा था, जिसका कारण ये था कि यूरोप में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसके कारण बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड थे और अनएम्प्लॉयड होने के कारण लोग अपने अपने गांव से शहरों की तरफ बढ़ रहे थे। इसके कारण सिटीज की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई और शहर के आसपास बहुत सारे स्लम्स बने। और यूरोप में जो भी प्रोडक्ट्स या गुड्स आ रहे थे, वो सारे इंग्लैंड से आ रहे थे, क्योंकि इंग्लैंड में वो सारे गुड्स बहुत ही कम दाम में बन जाते थे, क्योंकि तब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, जिसके कारण मशीन से प्रोडक्ट्स बहुत ही सस्ते में बन जाते थे। इससे क्या होता था कि यूरोप के जो लोकल प्रोड्यूसर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनका प्रोडक्ट नहीं बिक पा रहा था, जिसके कारण वो लोग इकोनॉमिक डिप्रेशन में जा रहे थे। और यूरोप में बैड हार्वेस्ट के कारण, यानी कि अच्छी खेती नहीं होने के कारण, लोगों के पास खाने का भी कमी था। इतने सारे प्रॉब्लम झेलने के कारण लोगों ने रिवोल्ट कर दिया और फ्रांस की सिटी पेरिस में लोग सड़कों पे उतर आए और बहुत ही ज्यादा रिवोल्ट करने लगे। इसके कारण फ्रांस का जो राजा था लुइस फिलिप, वो भी डर तो लुइस फिलिप के जाने के बाद फ्रांस के लोगों के पास उनका लीडर नहीं रहा था, क्योंकि लुइस फिलिप एक डिक्टेटर था और वो एक एम्परर था। तो उसके जाने के बाद फ्रांस को एक रिपब्लिक नेशन डिक्लेयर कर दिया गया और फ्रांस के लोगों ने नेशनल असेंबली सेटअप किया। नेशनल असेंबली सेटअप होने के बाद जो 21 ईयर्स और अबव एज के थे, उन्हें वोटिंग राइट्स मिल गए। यहाँ पे वुमेन्स को अभी भी वोटिंग राइट्स नहीं मिला था। और साथ ही साथ लोगों को राइट टू वर्क भी मिला, यानी कि सारे एडल्ट सिटीजन्स को वर्क प्रोवाइड किया जाएगा ताकि कोई भी अनएम्प्लॉयड ना रहे। हमारा अगला टॉपिक है सिलीसिया रिवोल्ट, जो कि 1845 में सिलीसिया में हुआ था। इस रिवोल्ट का शुरुआत एक इंसिडेंट से हुआ था, जो कि ये था कि सिलीसिया में कुछ वीवर्स ने एक कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने उन वीवर्स को पेमेंट नहीं किया था। इन वीवर्स ने कॉन्ट्रैक्टर के घर के ऊपर हमला कर दिया और काफी तोड़फोड़ किया। ये सब होता हुआ देख वो कॉन्ट्रैक्टर भागा और एक गांव में चला गया। जब गांव वालों ने उसकी हेल्प नहीं की, तो वो आर्मी के लोगों के पास चला गया और आर्मी वालों ने उसकी हेल्प। तो वीवर्स और आर्मी के लोगों का जब आमना सामना हुआ, तो 11 वीवर्स मारे गए और ये रिवोल्ट अनसक्सेसफुल हुआ। पर बात यहाँ पे रिवोल्ट के अनसक्सेसफुल होने की नहीं थी, बात ये थी कि एटलीस्ट कोई प्रयास कर रहा था डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट रिवोल्ट करने का। द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल, तो इस रिवॉल्यूशन को एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों के द्वारा लीड किया जा रहा था। और इन लोगों की बेसिकली दो डिमांड्स थी, पहला नेशन स्टेट और दूसरा पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल। नेशन स्टेट का मतलब आप लोगों को मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था। अब जानते हैं पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के बारे में। तो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के अंदर बेसिकली 3 कैटेगरीज थी, पहला कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा फ्रीडम ऑफ प्रेस और तीसरा फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लोग अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना चाहते थे। दूसरा फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि प्रेस के पास इतना फ्रीडम हो कि वो रूलर अगर कुछ भी लोगों के अगेंस्ट करता है तो उसे छाप सके, कंट्री के प्रोग्रेस और डेवलपमेंट का सही रिपोर्ट लोगों के पास पहुंचा सके। तीसरा फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी लोगों के पास इतना फ्रीडम हो कि लोग आपस में ग्रुप्स फॉर्म कर सके, एसोसिएशन
एसोसिएशन फॉर्म कर सके ताकि उन्हें बिजनेस और ट्रेड करने में आसानी हो। तो बात है 18 में 1848 की, जब जर्मन रीजन में मिडिल क्लास लिबरल्स लोगों ने एक नेशनल असेंबली फॉर्म किया और उसका नाम रखा ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। इसमें टोटल 831 मेंबर्स थे और ये सारे लोग इकट्ठे हुए सेंट पॉल नाम के एक चर्च में, जो कि था फ्रैंकफर्ट में, जो कि जर्मनी में स्थित है। और ये सारे लोग इकट्ठे हुए थे जर्मनी का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए। ये सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं। उस समय के एम्परर फ्रेडरिक विलियम 4 के पास जाते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आइडिया को लेकर, पर ऑब्वियसली वो तो एक मोनार्की का राजा है, वो तो चाहेगा नहीं कि उसके रीजन में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए और लोग रियली अपना लाइफ जी सके। तो ऑब्वियसली फ्रेडरिक विलियम 4 उन लोगों को इग्नोर कर देता है और उन्हें वहां से मार के भगा देता है। और लिबरल्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्लान था वो बुरी तरह फेल हो जाता है। इनका फेल होने का जो मेन रीजन था वो ये था कि इनके पास पीजेंट्स और गरीब लोगों का सपोर्ट नहीं था। लोगों ने आपस में मिलकर ही कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया और पीजेंट्स और गरीब लोगों की मांगों को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड ही नहीं किया। तो ऑब्वियसली उन लोगों ने लिबरल्स को सपोर्ट नहीं किया, जिसके कारण ये लोग कमजोर पड़ गए और एम्परर ने इनकी बातों को नहीं सुना। भले ही ये लोग अपने प्रयास में फेल हो गए हों, पर इनके इस एफर्ट से एम्परर लोगों को ये तो समझ में आ जाता है कि लोग अब धीरे धीरे एजुकेट होते जा रहे हैं और धीरे धीरे जागरूक होते जा रहे हैं और ज्यादा दिन तक उनका ये राज नहीं चलने वाला है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए धीरे धीरे एम्परर्स और किंग्स थोड़ा थोड़ा कंसेशन देना चालू करते हैं। पहले तो ये सेवडम और बॉन्डेड लेबर को हैसबर्ग डोमिनियन और रशिया से हटा देते हैं और दूसरा हंगरी को ये लोग ऑटोनॉमी ग्रांट कर देते हैं 1867 में। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। इसमें हम दो कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, जर्मनी और इटली के बारे में, कि कैसे इन दोनों कंट्रीज के लोगों ने रिवोल्ट किया और इन दोनों कंट्रीज का कैसे यूनिफिकेशन हुआ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जर्मनी का। तो इससे पहले वाले टॉपिक में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जर्मन रीजन के लोगों ने एक नेशनल असेंबली बनाया था और वो लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया लेके वहां के एम्परर के पास गए थे, पर वो लोग फेल हो गए थे। पर इस फेलियर के बाद भी वो लोग हार नहीं मानते हैं और वो लोग अपना रिवॉल्यूशन कंटिन्यू रखते हैं। और इस बार वो लोग हेल्प मांगते हैं प्रूसिया के लैंडलॉर्ड से, जिन्हें जंकर्स भी बोला जाता था। और इन लैंडलॉर्ड्स ने उस समय के प्रूसिया के चीफ मिनिस्टर, जिसका नाम था ऑटोमन बिस्मार्क, उसे भी अपने साथ मिला लिया, क्योंकि उसके पास अपनी खुद की एक बड़ी आर्मी थी। और ये सारे लोग मिल करके फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क के अगेंस्ट लड़ाई करते हैं जर्मनी के यूनिफिकेशन को लेकर के। ये लड़ाई पूरे 7 साल चलती है और इसका रिजल्ट ये आता है कि प्रूसिया रीजन के लोग यानी कि जंकर्स और लिबरल्स का जो ग्रुप था वो लोग जीत जाते हैं और जर्मनी का यूनिफिकेशन हो जाता है। और फाइनली 18 जनवरी 1871 में जर्मनी का एक नया राजा बनता है, जिसका नाम था केजर विलियम I। और ये जो राजा था ये काफी प्रोग्रेसिव था और काफी अच्छा था, क्योंकि इसका मेन फोकस था करेंसी को मॉडर्नाइज करना, बैंकिंग सिस्टम और लीगल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना और जुडिशियरी को भी एक अच्छा स्ट्रेंथ देना। अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। अब हम पढ़ते हैं इटली के बारे में कि इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। तो 19th सेंचुरी में ना इटली 7 छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड था और इन सातों रीजन को अलग अलग एम्परर्स के द्वारा रूल किया जाता था। और इन्हीं स्टेट्स में से एक स्टेट था सार्डिनिया पिडमॉन्ट, जिसे विक्टर इमैनुअल II नाम के एम्परर के द्वारा रूल किया जाता था। और ये एम्परर एक्चुअल में इटालियन था और ये इटालियन भाषा भी बोलता था। तो इटली का जो नॉर्दर्न रीजन था उसे ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के द्वारा गवर्न किया जाता था और जो इटली का जो सेंट्रल रीजन था वो पोप के कंट्रोल में था। और इटली का सदर्न रीजन बर्बन किंग ऑफ स्पेन के कंट्रोल में था। तुम्हें याद होगा इस चैप्टर के पहले पार्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने गुसिपी मजीनी के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटीज को फाउंड किया था। उन्हीं में से एक सीक्रेट सोसाइटी था जिसका नाम था यंग इटली और इनका भी यही मोटिव था कि ये इटली को यूनिफाई कर सके। कोशिश किया था इटली को यूनिफाई करने का, पर वो फेल हो गए थे। पर सार्डिनिया रीजन का जो किंग था विक्टर इमैनुअल II, उसने फाइनली मैटर को अपने कंट्रोल में लिया और उसने बिल्कुल ठान लिया कि वो अब इटली को यूनिफाई करके ही रहेगा और हार नहीं मानेगा। और ये किंग अपने मिनिस्टर काउंट कैवोर को जिम्मेदारी देता है इटली को यूनिफाई करवाने का। तो काउंट कैवोर और फ्रेंच आर्मी मिल करके नॉर्दर्न रीजन में ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग एम्पायर के अगेंस्ट फाइट करती है और ये लोग जीत भी जाते हैं और इस एरिया को इटली का पार्ट बना लिया जाता है। और वहीं साउथ रीजन में इटली को आजाद करवाने के लिए एक इंसान का मदद लिया जाता है जिसका नाम था गसिपी गरिबाल्डी, जिसके पास खुद की अपनी एक आर्मी थी और उसकी आर्मी में हजारों वॉलंटियर्स थे और ये लोग मिल करके फाइट करते हैं सदर्न रीजन को आजाद करवाने के लिए। फाइनली 1860 में सदर्न रीजन भी फ्री हो जाता है। और फाइनली अगर बात करें सेंट्रल रीजन की, जिसे पोप के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, तो इसे आजाद करवाना बहुत ही मुश्किल नहीं था और नॉर्दर्न रीजन को आजाद होते देख पोप डर जाता है और वो खुद ब खुद ही सेंट्रल रीजन को इंडिपेंडेंस दे देता है और इस तरह से इटली का फाइनली यूनिफिकेशन हो जाता है। और फाइनली 1861 में विक्टर इमैनुअल II को पूरे इटली का राजा बना दिया जाता है।
देखो हमने यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी तो देख लिया, लेकिन अब हम लोग देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। वैसे अब तक तो तुम्हें यूनिफिकेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। यूनिफिकेशन का मतलब होता है जब छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर एक कंट्री बन जाते हैं। देखो तुमने जर्मनी और इटली के केसेस में देखा था कि उनमें रिवॉल्यूशन हुए, उसके बाद उनका यूनिफिकेशन हुआ, लेकिन ब्रिटेन के केस में ऐसा नहीं होता है। ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन था ये लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस था, मतलब काफी लंबी चौड़ी प्रोसेस होने के बाद इसका यूनिफिकेशन होता है। अब तुम लोग इस मैप पे नजर डालो, यहाँ पे तुम्हें 4 रीजन्स देखने को मिलेंगे। एक है स्कॉटलैंड, दूसरा वेल्स, तीसरा इंग्लैंड और चौथा आयरलैंड। इन चारों रीजन्स में अलग अलग कल्चर के लोग रहते थे। जैसे स्कॉटलैंड में स्कॉटिश बोलने वाले लोग रहते थे, वेल्स में वेल्स बोलने वाले लोग रहते थे, इंग्लैंड में इंग्लिश बोलने वाले लोग रहते थे और आयरलैंड में आयरिश बोलने वाले लोग रहते थे। देखो सबसे पहले क्या होता है, इंग्लैंड 1535 में वेल्स को अपने अंदर शामिल कर लेता है। अब कैसे करता है और क्यों करता है ये पढ़ने की तुम्हें जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन फिर इंग्लैंड आगे चल के आयरलैंड और स्कॉटलैंड को अपने अंदर शामिल कैसे करता है उस बारे में तुम्हें जरूर पढ़ना है। तो देखो 1688 से पहले इंग्लैंड के अंदर मोनार्की थी, लेकिन 1688 के बाद इंग्लैंड के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट का राज होता है, मतलब बेसिकली ब्रिटिश पार्लियामेंट आ जाता है। और उस टाइम की जो पार्लियामेंट थी ना, वो चाहती थी कि इंग्लैंड के टेरिटरी को थोड़ा एक्सपैंड किया जाए, मतलब और बढ़ाया जाए। और फिर आगे चल के 1707 में बिल्कुल ऐसा ही होता है। इंग्लैंड जो होता है वो स्कॉटलैंड के लोगों को मैनिपुलेट करता है और एक यूनियन साइन करवा देता है, जिसे बोला जाता है द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। और जैसे ये एक्ट साइन होता है, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड दोनों एक बन जाते हैं और उसका नाम दिया जाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। धीरे धीरे क्या होता है, जो इंग्लिश पार्लियामेंट होती है वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगती है और वो स्कॉटिश पीपल को सप्रेस करने लगते हैं। बेसिकली उनके कल्चर को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, उनका पहनावा चेंज करने के लिए बोलते हैं, उनका जो लैंग्वेज है वो भी चेंज करने के लिए बोलते हैं। मतलब अब स्कॉटिश पीपल से बोला जा रहा था कि वो स्कॉटिश लैंग्वेज नहीं बोले और इंग्लिश बोले। और इस तरह से जो इंग्लैंड होता है वो स्कॉटलैंड पे अपना कब्जा भी जमा लेता है और वहाँ के लोगों को फोर्स भी करने लगता है वो अपने लैंग्वेज और कल्चर को छोड़ दे। और क्योंकि इंग्लिश पार्लियामेंट स्ट्रॉन्ग थी तो स्कॉटिश पीपल कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो इंग्लैंड जब स्कॉटलैंड पे कब्जा कर लेते हैं तब उनका दिमाग जाता है आयरलैंड पे। अब आयरलैंड के साथ क्या होता है, चलो वो देखते हैं। तो आयरलैंड के अंदर 2 तरह के लोग रहते थे, एक होते थे कैथोलिक्स और दूसरा होते थे प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक मेजोरिटी में थे और प्रोटेस्टेंट्स माइनॉरिटी में थे। अब देखो जब देश के अंदर ही 2 तरह के लोग लड़ते रहेंगे तो उस देश के अंदर कब्जा करना बहुत आसान हो जाता है। तो इंग्लैंड क्या करता है, प्रोटेस्टेंट को हेल्प करने लगता है। इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट्स को बोलता है कि हम तुम्हारा साथ देंगे कैथोलिक से लड़ने के लिए। ऑफ कोर्स नॉर्मल सी बात है, कैथोलिक सब ये सब देख के चुप तो नहीं रहेंगे। तो इसलिए वुल्फ टोन नाम का एक आदमी होता है जो कि 1978 प्रोटेस्टेंट्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट भी करता है। हालांकि इससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है क्योंकि एट लास्ट 1801 में आयरलैंड को फोर्सफुली कैप्चर कर लिया जाता है। और ऐसे तुम देख सकते हो कि इंग्लैंड ने आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स सब पे कब्जा कर लिया। इसके बाद इस पूरे टेरिटरी का एक कॉमन ब्रिटिश फ्लैग बनाया गया। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया गया और पूरे कंट्री का एक ही इंग्लिश नेशनल एंथम था। तो इस तरह से तुम समझ सकते हो कि ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। अब देखो 18th 19th सेंचुरी में जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, वो नेशन को फीमेल फिगर्स के जैसा विजुअलाइज करने लगते हैं। मतलब तुम लोग गलत मत समझो, जैसे हम इंडियंस इंडिया को भारत माता की तरह विजुअलाइज करते हैं ना, वैसे ही यूरोप में लोग अपने नेशन को फीमेल फिगर्स की तरह विजुअलाइज करने लगते हैं। जैसे फ्रेंच में मरीनी, जर्मनी में जर्मानिया वगैरह वगैरह। लेकिन अब देखो 19th सेंचुरी आते आते जो कंट्री के हेड होते थे या कंट्री की जो पार्लियामेंट होती थी, उनके अंदर लालच आने लगता है। उनके अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो इंपेरियलिज्म में कन्वर्ट होने लगती है। अब इंपेरियलिज्म का क्या मतलब होता है, जब बड़ा मछली छोटी छोटी मछली को खाने लगता है। मतलब कि जो बड़ा नेशन होता है वो आसपास के टेरिटरी को, छोटे छोटे कंट्रीज को अपने अंदर शामिल करने लगता है। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक रीजन था जिसका नाम है बल्कान रीजन, और उस पूरे रीजन को ऑटोमन एम्पायर के द्वारा चलाया जाता था, मतलब कंट्रोल किया जाता था। वैसे इस बल्कान रीजन के अंदर बहुत सारे स्टेट्स आते थे जिन्हें आज के टाइम में बोला जाता है रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस एक्सेट्रा। तो धीरे धीरे क्या होता है, ऑटोमन एम्पायर जो होता है वो कमजोर पड़ने लगता है, मतलब कमजोर राजा आने लगते हैं। जिस कारण से क्या होता है, ये जो अलग अलग जगह थे ना, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करार देने लगते हैं, मतलब अलग होने लगते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे सब अलग हो जाते हैं तो सबके अंदर लालच आ जाता है अपने टेरिटरी को सबसे बड़ा करने का। मतलब बुल्गारिया रीजन चाहता था कि उसका सबसे बड़ा एम्पायर हो, अल्बानिया रीजन चाहता था कि उसका सबसे बड़ा एम्पायर हो, वैसे ही ग्रीस चाहता था कि उसका सबसे बड़ा एम्पायर हो। बेसिकली वो लोग टेरिटरी हड़पना चाहते थे, जिसके कारण क्या होता है, ये जितनी भी कंट्रीज थी सब आपस में ही लड़ भिड़ के मरने लगती है। अब देखो इनको लड़ता देख जो बड़ी बड़ी कंट्रीज थी ना, उनको भी लालच आ जाता है और वो बड़ी बड़ी कंट्रीज भी इस वार में हिस्सा लेने लगते हैं, जैसे कि रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी वगैरह वगैरह। और सभी बल्कान रीजन्स को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे।
एंड गेस व्हाट, यही कारण था तुम्हारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। इसके बाद आगे चल के लोग इंपेरियलिज्म के खिलाफ आवाज भी उठाते हैं, जो कंट्रीज है उन्हें समझ में भी आता है और धीरे धीरे करके लोगों को इंपेरियलिज्म और नेशनलिज्म में डिफरेंस पता चलने लगता है। तो यही था हमारा चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब अगले चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो होगा द राइज